इंडेफिनिट की, पास्ट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस की, किसकी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? तो पास्ट मीन्स होता है आपका भूतकाल, यानी कि भूत, केवल पास्ट माने हम क्या जानते हैं? केवल भूत होता है, केवल ओनली ऑन। अब इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है? अपूर्ण। क्या होता है? अपूर्ण। अब टेंस मीन्स होता है हमारा काल। क्या होता है? काल। तो सिंपली बात है, इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हमारा जो हिंदी में मीन्स निकल रहा है वो क्या है? भूत अपूर्ण काल, यानी कि अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। अगर नॉर्मली बात की जाए कि जिसे हम क्या बोलते हैं? अपूर्ण भूतकाल बोलते हैं। अब अपूर्ण भूतकाल होता क्या है? सिंपल सी बात है कि जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि पहले तो पास्ट जैसी कोई भी चीज होती नहीं है, पास्ट जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, क्योंकि जो आपका प्रेजेंट होता है, जो आपका प्रेजेंट होता है वही जो बीत चुका होता है, जो आपका बीता हुआ प्रेजेंट होता है वही क्या कहलाता है? पास्ट कहलाता है। नॉर्मली बात है, जो आपका बीता हुआ प्रेजेंट होता है, यानी जो बीता हुआ वर्तमान होता है वही किसमें पहुंच जाता है? आपका पास्ट में पहुंच जाता है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट क्या है? तो पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट का बीता हुआ भाग है, यानी कि जो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर चुके हो वही आपको पास्ट में, यानी कि भूतकाल में पीछे की ओर क्या बोल रहा है? पास्ट इंडेफिनिट उसे नाम दे दिया गया है। जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसे ही पीछे, जो आप पीछे छोड़ आए हो उस प्रेजेंट इंडेफिनिट को, उसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। अब सिंपली बात है कि जैसे कि हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा रिलेटेड किससे कर रहा था? हैबिचुअल एक्शन से, हैबिचुअल एक्शन से। हैबिचुअल एक्शन क्या होती है? तो हैबिचुअल एक्शन मैं आपको बता चुका हूं कि हैबिचुअल मीन्स होती है आपकी आदत, हैबिट मीन्स क्या होती है? आपकी केवल केवल आदत। अब जो आपकी प्रेजेंट में आदत होती है वही किस में पहुंच जाती हैं? पास्ट में पहुंच जाती है। किस में पहुंच जाती हैं? पास्ट में पहुंच जाती हैं, जिसे हम हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, यानी कि क्या बोलते हैं? आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ये तो हो गई हमारे यहाँ सीबीएसई यानी कि इंग्लिश मीडियम के अनुसार डेफिनेशन। अब हम यूपी बोर्ड से हैं या हिंदी मीडियम से रिलेटेड कर रहे हैं, तो हमारे लिए कौन सी डेफिनेशन अच्छी रहेगी? तो चलिए देखते हैं। शॉर्ट में केवल आपको 3 या 4 वर्ड ध्यान रखने हैं, यानी कि 3 से 4 ही वर्ड ध्यान में रखने हैं। कौन सा? ता था, तिथि, तिथि। केवल इन 3 वर्ड को आप ध्यान में रखें। और ये जो 3 वर्ड आते हैं वो किस में आते हैं? आपके वाक्य की जो क्रिया होती है, वाक्य की क्रिया के किसमें आते हैं? अंत में आते हैं। कौन कौन से ये 4 जो 3 है हमारे शब्द हैं, जो वर्ड हैं, कौन कौन से? पहला है ता था, सेकंड कौन सा है? ती थी, और थर्ड कौन सा है हमारा? ते थे। केवल हमको ये 3 वर्ड ध्यान में रखने हैं, केवल केवल ये 3 वर्ड ध्यान में रखने हैं, और जो किस में आएंगे? हमारे वाक्य की क्रिया के अंत में आएंगे। किस में आएंगे? वाक्य की क्रिया के अंत में आएंगे। अब आते कैसे हैं? हमने ये तो देख लिया कि ये ता था, ती थी, ते थे आते हैं, केवल यहीं तक पढ़ा है हमने, आते हैं। अब आते कैसे हैं तो उसे भी देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल है आपके लिए, वह गाना गाता था, वह गाना गाता था। इस एग्जाम्पल को आप देख रहे हो, यानी कि वह गाना गाता था। तो मैंने अभी आपको बताया कि ता था, ती थी, ते थे, ये वाक्य की क्रिया के, और क्रिया क्या है? गाना, गाता, ये क्रिया है हमारी। तो इसमें आप देखिए ता था, ये एक वर्ड आ रहा है, यानी कि एक शब्द आ रहा है ता था। तो ता था ये किससे रिलेटेड कर रहा है? हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम नॉर्मली समझ चुके हैं कि जो ये हमारा सेंटेंस है, ये जो हमारा सेंटेंस लिख रहा है वह गाना गाता था, वो हमारा किससे रिलेटेड कर रहा है? पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है,
अब फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रत्येक सेंटेंस को बनाने के लिए उसके नियम का होना जरूरी होता है, यानी कि विदाउट रूल वी कैन डू नथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते हैं बिना किसी नियम के। तो जब तक हमें इस टेंस को हिंदी से इंग्लिश में बनाने का नियम नहीं पता होगा तो हम इसे हिंदी से इंग्लिश में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, नहीं ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो अब इसके लिए रूल कौन सा होता है, तो चलिए रूल देखते हैं। तो रूल में सबसे पहले रूल में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि सिंपल में हमेशा सबसे पहले क्या आता है, आपका सब्जेक्ट आता है, क्योंकि नॉर्मली बात है कि सब्जेक्ट ही आपका सब कुछ होता है। जो आपका कर्ता होता है, क्या होता है, कर्ता, वही आपका कार्य करता होता है। जो कुछ भी किया जाता है वो उस कर्ता के द्वारा ही किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट ही आता है। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, अगर नॉर्मली बात की जाए कि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, तो सब्जेक्ट प्लस। अब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस एस या ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते थे। लेकिन हम पास्ट इंडेफिनिट में इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पास्ट है भले ही वो बीता हुआ प्रेजेंट है, लेकिन अब हम प्रेजेंट में करेंगे क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे प्लस। अब जैसे कि हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर लिया, अब उसके बाद क्या आता है, तो यही आपकी मेन वर्ब है, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी रखी होती है। असर्टिव सेंटेंस में, साधारण वाक्यों में इसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो नहीं होती है, केवल क्या होती है आपकी मेन वर्ब, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ब के बाद क्या आता है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब कर्ता हो गया, हमारी क्रिया हो गई, अब हम किसका यूज करते हैं, कर्म का, यानी कि ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब ये है हमारा रूल, हमें इस रूल के बारे में पता पड़ गया कि ये होता है पास्ट का इंडेफिनिट का रूल। इसके अकॉर्डिंग हमारे जितने भी जो सिंपल सेंटेंस होते हैं इन्हें हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इससे देखते हैं कि इस टेंस को इस रूल के अनुसार हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेट होगा कैसे, चलिए देखते हैं। वह गाना गाता था, था आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल है। अब वह यानी कि लड़का है, ही। अब सब्जेक्ट हमारा हो चुका है, क्या है ना, है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है आपकी, गाना, यानी कि गाता। तो वर्ब वैसे हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, गाना की सिंग फर्स्ट फॉर्म क्या होती है हमारी, सिंग। लेकिन जब हम यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, सेकंड फॉर्म, तो संग। किसका यूज करते हैं हम, सेकंड फॉर्म, और वो सेकंड फॉर्म होती है आपकी संग प्लस हमारी वर्ब होगी। अब उसके बाद क्या आता है, तो बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, गाना। जो आपका सॉन्ग रिटर्न होता है वही क्या कहलाता है, एक सॉन्ग होता है, यानी कि ही संग अ सॉन्ग। सिंपल सी बात है कि एक नॉर्मल सेंटेंस है और हमें इस रूल के अकॉर्डिंग बनाना है। तो रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर नॉर्मल सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड करें आपके, तो आप इस रूल के अकॉर्डिंग कैसे भी सेंटेंस, यानी कि सिंपल सेंटेंस इस रूल के अकॉर्डिंग उन्हें बना सकते हो, यानी कि उन्हें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। यहां तक तो है आपका असर्टिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेगेटिव सेंटेंस आता है, नेगेटिव आता है। चलिए नेगेटिव देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव क्या देखना है हमें, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, हमने असर्टिव यानी पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव पढ़ा। अब हम ये भी नहीं पता, हम ये भी नहीं जानते कि नेगेटिव होता क्या है। तो नेगेटिव के लिए केवल आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, नहीं, केवल ये शब्द आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं, और इसकी कोई भी डेफिनेशन होती है, केवल होती है क्या, नहीं। ये वाक्य में आता है, नहीं शब्द
जो आपका नहीं जो शब्द होता है वो कहाँ पर आता है, वाक्य में आता है। सिंपल सी बात है, केवल और केवल कि आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है तो क्या जो नहीं शब्द होता है आपका वो किस में आता है, वाक्य में आता है या फिर वाक्य के बीच में आता है। अब आता कैसे है, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं कि कैसे आता है। तो जैसे कि मैंने लिया कि वे अपने घर नहीं जाते थे, अब थे, इससे तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है हमारा रिलेटेड कर रहा है वो किससे कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट से, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग था, थी, थे और वाक्य की क्रिया के लास्ट में आते हैं तो वो किस में पहुंच जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। अब हमको नेगेटिव भी देखना है कि नेगेटिव ये सेंटेंस है या भी नहीं, तो नेगेटिव सिंपल सी बात है कि नहीं शब्द इसमें आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है आपका नेगेटिव भी है। और जब नेगेटिव हो तो प्रत्येक जब पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है अगर वो नेगेटिव में हो तो उसे बनाने के लिए दूसरे रूल का प्रयोग करना पड़ता है, यानी कि फिर उसका रूल चेंज हो जाता है। अभी हमने असर्टिव में किया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन अब यहाँ पर वो रूल अप्लाई नहीं होगा। इस जैसे सेंटेंस को या फिर इस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें दूसरे रूल को देखना पड़ेगा। तो वो दूसरा रूल होता कौन सा है, चलिए देखते हैं वो दूसरा रूल होता कौन सा है। तो सबसे पहले मेन चीज होता है हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट ही होता है, यानी कि जो कार्य करने वाला होता है वही लिया जाता है, यानी कि सब्जेक्ट। अब बात करते हैं प्लस, अब इसमें नहीं आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जब नेगेटिव होता था तो किसका यूज करते थे, डू और डज का, डू और डज प्लस नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इसी का यूज करते थे, लेकिन जब वहां पर फर्स्ट फॉर्म आ रही है और इसमें यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में आप क्या आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है, क्या आ रही है हमारी सेकंड फॉर्म आ रही है, तो हमें यहाँ पर किसका यूज करना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म का। तो सेकंड फॉर्म डू की जो हमारी सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, डेड प्लस सिंपल सी बात है हमारी जब हेल्पिंग वर्ब आ गई तो उसके बाद क्या लगना है, नॉट प्लस। अब वहां पर देखा था हमने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अभी हमने प्रेजेंट वो पास्ट इंडेफिनिट में देखा सिंपल में क्या लगाते हैं हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ आ चुकी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर लग चुकी है, तो अब क्या आएगी, यानी कि केवल आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस जब हमारी सब्जेक्ट आ चुका है, हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, नॉट भी आ चुकी है, यानी कि और मेन वर्ब भी आ चुकी है, तो अब हमारा बचा ही क्या, केवल ऑब्जेक्ट बचा, तो ऑब्जेक्ट हो गया प्लस अदर वर्ड। अब ये है हमारा रूल, यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग हम जितने भी पास्ट इंडेफिनिट के टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, उन्हें हम इस रूल के अकॉर्डिंग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को देखते हैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कि ये हमारा रूल इस सेंटेंस पर अप्लाई होगा या नहीं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है हमारा सब्जेक्ट यानी कि वे। अब यहाँ पर एक वचन और बहुवचन से कोई मतलब नहीं है, सभी के साथ क्या आना है, डेड नॉट आना है। तो सिंपल सी बात है डेड नॉट प्लस यानी कि नॉट भी आ चुकी है। अब हमारी आएगी मेन वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जाना, गो माने होता है आपका जाना। अब अपने घर, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी घर से पहले यानी कि होम से पहले कभी भी टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसलिए ये क्या होगा, गोइंग देयर होम। ये इस रूल से ये सेंटेंस है जो हमारा वो एकदम करेक्ट होना है, ठीक है। तो अगर ऐसे सेंटेंस आपको कभी भी आगे मिले तो आप इस नियम के अनुसार यानी इस रूल के अनुसार उन्हें बड़ी ही आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर होता है हमारा नेगेटिव यानी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव खत्म। अब हम देखते हैं क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव यानी कि इंटेरोगेटिव, ठीक है।
तो इंटेरोगेटिव भी देख लेते हैं कि आखिर में वो होता क्या है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है आपका, वो आखिर में होता क्या है, तो चलिए उसे भी देखते हैं। तो इंटेरोगेटिव INTERROGATIVE इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता क्या है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक और सेंटेंस मीन्स वाक्य। इंटेरोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक और सेंटेंस मीन्स क्या होता है आपका, वाक्य। अब नॉर्मली बात की जाए कि प्रश्नवाचक वाक्य होता क्या है, जो आपका प्रश्नवाचक वाक्य है हम उसे पता कैसे कर सकते हैं कि ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। तो आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, केवल देखने की जरूरत है तो केवल ये शब्द यानी कि क्या, वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है, क्या शब्द आता है, वाक्य में जो क्या आता है, केवल एक शब्द आता है और उस शब्द का नाम ये है क्या। केवल क्या शब्द आता है वाक्य में सबसे पहले, वही आपका क्या कहलाता है, इंटेरोगेटिव कहलाता है। अब देखते हैं कि जो क्या शब्द आता है वो आता कैसे है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे आता है आपका, जैसे कि क्या मैं खेलने जाता था, क्या मैं खेलने जाता था। जो अब मैंने अभी आपको बताया कि वाक्य में सबसे पहले ये आता है यानी कि क्या शब्द आता है। तो इससे हमारा ये पता चल जाता है कि जो सेंटेंस है हमारा वो किस में रिलेटेड कर रहा है, आपका इंटेरोगेटिव से रिलेटेड कर रहा है। यानी कि जब वाक्य के शुरू में ही क्या शब्द आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो अब देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये है हमारा। तो ये इंटेरोगेटिव क्या से, तो हमें ये पता चल रहा है कि इंटेरोगेटिव है, लेकिन इस ता था शब्द से हमें ये भी पता चल रहा है कि जो सेंटेंस है वो किससे रिलेटेड कर रहा है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। तो फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हम सेंटेंस अलग प्रकार से लेते हैं उनको बनाने के लिए हमें फिर अलग नियम की जरूरत पड़ती है। तो इसे बनाने के लिए भी ऑफ कोर्स हमें अलग नियम की या अलग नेक्स्ट रूल की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं वो नेक्स्ट रूल कौन सा होता है। रूल कौन सा होता है, तो सबसे पहले जब हमारा वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आ जाता है, तो जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, अपनी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब अभी मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, डेड। प्लस डेड के बाद हम लेते हैं अपना सब्जेक्ट। प्लस अगर वाक्य में, यानी कि ये आपका वाक्य है, अगर इसमें तो नोट कहीं पर भी दे नहीं रखा है, अगर वाक्य में नोट दिया जाता है यानी कि इंटेरोगेटिव वाले वाक्य में अगर नोट दिया जाता है तो इस सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करते हैं, नॉट। अगर आए तो और नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट होगी, हमारा सब्जेक्ट हो गया, नोट नहीं आए या आए उससे हमें कोई फर्क नहीं। प्लस हेल्पिंग वर्ब हो चुकी है, अब हमारी क्या आएगी, मेन वर्ब। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की क्या लेते हैं हम इसमें, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब ये है हमारा रूल, यानी कि प्रेजेंट वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव का ये है हमारा रूल। अब इस रूल के अनुसार जितने भी आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इस रूल से ये वाला सेंटेंस है वो सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जब क्या शब्द आ रहा है तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया कि किसका यूज करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब का यानी कि डेड का, प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई यानी कि मैं, प्लस सब्जेक्ट भी हो गया। अब इस आपके पूरे वाक्य में नोट कहीं पर भी नहीं है तो इसलिए हम नोट का भी यूज नहीं करेंगे। अगर नोट आती तो हम नोट का यूज करते। प्लस आगे बढ़ते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, खेलना। क्या है, खेलना। तो डिड आई प्ले, डिड आई प्ले प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। लेकिन इसमें दो वर्ब दे रही हैं
लेकिन इसमें दो वर्ब दे रखी, पहली तो खेलना और दूसरी आपकी जाना। तो ये सेंटेंस इसमें डबल ही वर्ब आएंगी, यानी कि जब हिंदी के सेंटेंस में आपकी दो क्रिया दे रखी है, यानी कि दो मेन वर्ब दे रखी हैं, तो आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में भी दोनों ही वर्ब लानी पड़ेंगी। तो पहला यानी कि पहली क्रिया कौन सी है, तो देखते हैं सबसे पहले इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ के। तो पहला है क्या मैं, ठीक है, खेलने जाता था, तो मैं जाता था, मैं जाता था कहाँ, खेलने, मैं जाता था खेलने। तो डिड आई, अब यहां पर आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड आई गो, डिड आई गो, यानी कि मैं जाता था, मैं जाता था कहाँ, खेलने, गो टू प्ले, मैं खेलने जाता था। यह है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं क्या इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन वो भी बोलते हैं आपके WH क्वेश्चन वर्ड या फिर WH क्वेश्चन, हम उन्हें वो भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव भी क्या होता है। डबल इंटेरोगेटिव भी क्या होता है, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब डबल इंटेरोगेटिव हमने अभी इंटेरोगेटिव पढ़ा, लेकिन अब हम ये भी नहीं जानते कि डबल इंटेरोगेटिव क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि इंटेरोगेटिव मीन्स होता था कि क्या शब्द पहले आता है, नॉर्मल बात है, लेकिन डबल इंटेरोगेटिव मीन्स होता है कि अब यहां से समझते हैं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मीन्स होता है कि आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब डबल इंटेरोगेटिव, तो डबल इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको उसके आंसर यस और नो में देने के सहित, यानी कि देने के साथ साथ ही आपको उस रीजन भी बताना पड़ेगा, यानी कि आपको उसका कारण भी बताना पड़ेगा। तो वही कहलाता है आपका क्या, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या कहलाता है आपका, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये तो हमने सुन लिया या सोच लिया या मान लिया कि यानी कि आंसर देना है यस और नो में, प्लस उसका रीजन भी बताना है। लेकिन हम इसे पता कैसे करेंगे कि ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसके लिए हमें कुछ तो चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वर्ड, जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं, यानी कि जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं, WH QW या WH वर्ड होते हैं, जिन्हें अरे WH वर्ड बोलते हैं, सिंपल सी बात है, WH यानी कि व्हाट, व्हाई, वेयर, ये होते हैं, इन्हें WH फैमिली भी कहा जाता है। लेकिन सिंपल सी बात है, मैं एक वर्ड का यूज करता हूँ, वो है QW, यानी कि क्वेश्चन वर्ड। जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड यानी कि सभी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आते हैं, बीच में आते हैं। अब बीच में आते हैं, मैंने अभी आपको बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में केवल क्या शब्द पहले आता है, लेकिन डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा W यानी QW यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएंगे। कहाँ आएंगे, वाक्य के बीच में। अब आएंगे कैसे, तो फॉर एग्जाम्पल के एक एग्जाम्पल है, उसके द्वारा देखते हैं कि कैसे आते हैं। तो ऐसे आते हैं आपके कि तुम अपना भोजन कहाँ ले जाते थे, तुम अपना भोजन कहाँ ले जाते थे। अब ये है हमारा सेंटेंस। तो सबसे पहले ये देखते हैं क्या ये सेंटेंस, जो ये वाला हमारा सेंटेंस है, क्या ये पास्ट इंडेफिनिट का है या नहीं। तो बिल्कुल देखते हैं कि ते थे, यानी कि ता था, ती थी, ते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा सेंटेंस है वो किसका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब हम बात करें कि अब हमको क्या देखना है, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
तो डबल इंटरोगेटिव देखने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि सभी क्वेश्चन वर्ड, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, वेयर, जितने भी होते हैं वो सब कहाँ आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं। तो वाक्य के शुरू में कोई भी आया है, नहीं आया। वाक्य के लास्ट में कोई भी आया है, नहीं आया। वाक्य के बीच में क्या आया है हमारा, कहाँ कहाँ शब्द होता है, वो क्या होता है आपका WH वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड होता है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो किससे रिलेटेड कर रहा है, हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का है। ये जो हमारा सेंटेंस है, तुम अपना भोजन कहाँ ले जाते थे, वो हमारा किसका है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का, और वो भी किसका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी हम सेंटेंस के टाइप बदलते हैं उन सभी को बनाने के लिए हमें फिर से रूल की जरूरत पड़ती है। यानी कि जितने भी हम सेंटेंस, जैसे असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, अब हम क्या कर रहे हैं, डबल इंटरोगेटिव, तो हमने पीछे पढ़ा है कि सभी के नियम, रूल अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर भी सिंपल सी बात है कि इसका भी रूल अलग होगा, यानी कि इस जैसे जितने भी सेंटेंस आएंगे उन सभी का रूल अलग ही होगा, यानी कि एक जैसा रूल नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसका रूल क्या है। अब जब हमारे क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH वर्ड हमारे वाक्य के बीच में आते हैं तो सबसे पहले हम उन्हीं की स्पेलिंग लेते हैं, उन्हीं की मीनिंग लेते हैं। सबसे पहले जब हिंदी से इंग्लिश में हम अपना सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस, अब अभी मैंने आपको बताया कि डबल का मतलब केवल यही होता है कि हमको केवल और केवल अपने क्वेश्चन वर्ड पर ध्यान देना है, ठीक है। अब इंटरोगेटिव, अब बाद में हम क्या करते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड को, यानी कि इस क्वेश्चन वर्ड को लिखने के बाद हम वहीं पर पहुंच जाते किसमें, इंटरोगेटिव में। जो चीज हम इंटरोगेटिव में कर चुके हैं, यानी कि सबसे पहले हम क्या करते थे इंटरोगेटिव में, डेट का यूज करते थे, यानी कि अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते थे। लेकिन डबल इंटरोगेटिव में केवल इतना करना है आपको और कुछ नहीं, कि जो आपका सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आता है उसे सबसे पहले लिखना है, उसके बाद डेट प्लस, अब हमारा आता है सब्जेक्ट, क्या आता है हमारा सब्जेक्ट प्लस। अगर वाक्य में ये जो आपका वाक्य है, यानी कि तुम अपना भोजन कहाँ ले जाते थे, अगर ऐसे ही और वाक्य आए तो पहले देख लीजिएगा कि उनमें नोट है भी या नहीं। अगर नोट आए तो हम नोट का प्रयोग करते हैं और नहीं आए तो नहीं करते हैं। प्लस अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि अभी मैंने बताया इंटरोगेटिव में भी कि डेट, सब्जेक्ट, नोट आए तो, अब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी हो चुकी, सब्जेक्ट भी हो चुका, नोट आए तो नोट भी हो चुकी। अब हमारी क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या आती है, मेन वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगर आपका इन टोटल यहां से लेके यहां तक सही है, आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं लगाए, फिर भी ये ग्रामेटिकली गलत माना जाता है। क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। लेकिन हमको सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है, वो दो चीज कौन सी है हमारी, क्वेश्चन वर्ड और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये हमेशा हमें अपने साथ लेके चलने हैं, यानी कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो अब हमको रूल भी मिल गया डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का। तो अब इस रूल के अनुसार हम देखते हैं, अब जो हिंदी में सेंटेंस हमारा दे रखा है उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए करते हैं, कैसे होगा। तो वाक्य में सबसे बीच में कहा दे रखा है, कहाँ, तो कहाँ की स्पेलिंग हमारी क्या होती है, वेयर, हमारा क्वेश्चन वर्ड आ चुका पहले। अब उसके बाद हमको क्या यूज करना है, डेट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का है तो सिंपल सी बात है डेट ही यूज करना है, डेट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, यानी कि यू। अब इस वाक्य में कहीं पर भी नोट नहीं आ जाए तो हम भी नोट का यूज नहीं करेंगे, अगर आता तो हम नोट का यूज करते। प्लस क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें ध्यान से देखिए कि ले और जाना, ये दोनों वर्ब अलग अलग हैं, यानी कि लाना और ले जाना ये दोनों ही वर्ब अलग अलग हैं। यानी कि तुम अपना भोजन ले जाते थे, ले जाते थे, तो कहीं पर भी लाना की होती है ब्रिंग, लाना की होती है ब्रिंग। लेकिन ले जाने के लिए हम क्या लगाते हैं, ले जाने के लिए हम क्या लगाते हैं, तो सिंपल सी बात है कि ले जाने के लिए हम अपने साथ ले जा रहे हैं, हम अपना भोजन अपने साथ ले जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, पहले हम लगाएंगे किसका, गो, यानी कि जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है गो। अब उसके बाद क्या आएगा,
तो अपना भोजन ले जाने, यानी कि हम जा रहे हैं अपने भोजन के साथ। इसका कॉमन सेंस है, हम जा रहे हैं अपने भोजन के साथ कहाँ, हमको नहीं पता है, हम अपने भोजन के साथ कहाँ जाते थे। सिंपल सी बात है, ये है इसका रूल। तो वेयर डिड यू, यानी कि कहाँ थे, यानी कहाँ जाते थे तुम, विद योर फूड, यानी अपने भोजन के साथ। यानी कि वेयर मीन्स कहाँ, यू मीन्स तुम, गो डिड यानी कि जाते थे, यानी कि कहाँ तुम जाते थे, विद यानी कि साथ, योर फूड यानी अपने भोजन के साथ, या फिर तुम अपना भोजन कहाँ ले जाते थे। आप अपने भोजन को अपने साथ ही लेके जाओगे, हाथ में पकड़ के लेके जाओगे, तो इसलिए हम इसके ले जाने की जगह पे हम सिंपल से अपनी डेफिनेशन में किसका यूज कर सकते हैं, विद का यूज कर सकते हैं। हमें ज्यादा वर्ब या फिर ज्यादा किसी की नॉलेज की कोई भी जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, केवल हमारे जो सेंटेंस है वो नॉर्मल दे रखा है, तो हमने नॉर्मल तरीके से ही अपना सॉल्व कर दिया। अब ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर आपका जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, वो हो चुका है यहाँ पर 4। अब आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या कराया जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या पास्ट कंटिन्यूअस